स्टूडेंट्स चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 8 हमारा जो है वो है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, एग्रेन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, 16th-17th century. During the 16th and 17th century, about 80% of the population of India lived in its village. 85% से ज़्यादा लोग कहाँ रहते थे? गाँव में. Both peasants and landed elite were involved in agricultural production and claim right to a share of produce. किसान भी और जो पैसे वाले जो ज़मीन वाले जो लोग थे कृषि उत्पादन करते और अपना अपना हिस्सा है उत्पादन में लेते. दिस क्रिएटेड रिलेशनशिप्स ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम. ये वो मैटर था जो उनके आपस में कोऑपरेशन को, उनके कंपटीशन को और उनके झगड़े को दिखा रहा. द सम ऑफ दीज एग्रेन रिलेशनशिप मेड अप रूरल सोसाइटी. और यही इस तरह के कृषि संबंध जो थे इन्होंने ग्रामीण समाज को क्या दिया? ग्रामीण समाज बनाया. एट द सेम टाइम एजेंसी फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंटर्ड इनटू द रूरल वर्ल्ड. और इसी के साथ में क्या हुआ? एक नई ग्रामीण समाज के अंदर एजेंसी शामिल हुई. मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग दीज वाज द मुगल स्टेट. इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मुगल राज्य, विच ड्राइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एजेंट ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू असेसर्स, कलेक्टर्स, एजेंट ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू असेसर्स, collectors, record keeper, sought to control rural society so as to ensure that cultivation took place and the state got its regular share of taxes from the produce. यानी कि उस दौरान मेन जैसे कि भाई टैक्स को डिसाइड करने वाले कलेक्टर, एजेंट, ये सब लोग भी इसमें शामिल है वो हो गए. Since many crops were grown for sale, trade, money and market entered the village and linked the agriculture area with town. बहुत सी फसलें ऐसी थी जो बेची जाती और व्यापार किया जाता जिनसे पैसा आता. तो इस तरह से गांव है वो मार्केट में एंटर हुए और गांव के लोगों का कृषि के द्वारा कस्बों के साथ में क्या हो गया? इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया. पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. The basic unit of agricultural society was the village, inhabited by peasants who performed the manifold seasonal tasks that made up agricultural production throughout the year, tilling the soil, sowing seed, harvesting the crop when it was ripe. जो मेन कृषि की जो समाज के अंदर जो यूनिट थी उसके अंदर जो किसान है वो अपनी परफॉर्मेंस करते और कृषि जो है वो सीजनेबल काम शुरू होता जिसके अंदर मिट्टी की ढुलाई का, बीजों को बोने का, उसको कटाई का, ये सब फसल के पकने तक चलता. फर्दर दे कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल. और इसके साथ में ही जो मेनली कृषि संबंधित जो सामान था, खास तौर से चीनी और तेल, इससे रिलेटेड भी चीज़ों का उत्पादन होता. बट रूरल इंडिया वॉज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन. सेवरल काइंड्स ऑफ एरिया सच एज लार्ज ट्रैक्ट ऑफ ड्राई लैंड और हिली रीजन वर नॉट कल्टिवेबल इन द सेम वे एज द मोर फर्टाइल. लेकिन ग्रामीण समाज के अंदर ही बहुत से किसान जैसे कि प्रोडक्शन के ऊपर थे, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जो सूखा प्रभावित थे या हिली रीजन था, वहाँ पर इस तरह का काम है वो नहीं हो पाता था.
expanses of land in addition forest area made up a substantial proportion of territory. We need to keep this varied topography in mind when discussing agrarian society. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो कृषि समाज है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे. लुकिंग फॉर सोर्सेज. पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई इससे संबंधित हमारे पास सोर्स क्या है. Our understanding of the working of rural society does not come from those who work the land, as peasants did not write about themselves. जिस समाज की जिस वर्किंग सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता रियली में. कारण क्योंकि किसानों ने अपने बारे में खुद नहीं लिखा. Our major source for the agrarian history of the 16th and early 17th century are chronicle and document from the Mughal court. जो 16वीं या 17वीं सदी की या उससे थोड़ा बहुत पहले का जो इतिहास है जो हमें पता चलता है वो उस टाइम के जो भी ऐतिहासिक तथ्य थे उनसे या जो मुगल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे उनसे पता चलता है. जिनमें सबसे मेन ऐतिहासिक तथ्य कौन सा था. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल वॉज द आइन अकबरी. इनमें सबसे महत्वपूर्ण था आइन अकबरी. इन शॉर्ट द आइन, सी ऑल्सो सेक्शन 8, authored by Akbar court historian अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था उसने इसको लिखा था. दिस टेक्स्ट meticulously recorded the arrangement made by the state to ensure cultivation, to enable the collection of revenue by the agency of the state, and to regulate the relationship between the state and rural magnate the जमींदार. ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपना प्रकाश डालता है. भाई कल्टीवेशन कैसे होता था, कौन सी एजेंसी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, रेवेन्यू लेने में समस्या क्या थी, और भाई मेनली ग्रामीण समाज का और जमींदार का और राज्य का संबंध कैसा था. द सेंट्रल पर्पज ऑफ आइन वॉज टू प्रेजेंट ए विजन ऑफ अकबर एम्पायर where social harmony was provided by a strong ruling class. यहाँ पर मेनली जो अकबर ने साम्राज्य के अंदर जो सामाजिक सद्भावना है उसने भी रूलिंग क्लास है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो किया. Any revolt or assertion of autonomous power against the Mughal state was in the eyes of the author of Ain predestined to fail. इन अदर वर्ड, यानी कि मुगल काल के दौरान खासतौर से अकबर के टाइम पे किसी प्रकार के कोई रिवोल्ट वगैरह इस तरह की नहीं बातें हुई. वाट एवर वी लर्न फ्रॉम द आइन अबाउट पीजेंट्स रिमेन इफ व्यू फ्रॉम द टॉप. हम आइन के बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल शुरू से लेके ऊपर तक. फॉर्चुनेटली हाउ एवर द अकाउंट ऑफ द आइन कैन बी सप्लीमेंटेड बाई डिस्क्रिप्शंस contained in sources emanating from region away from the Mughal capital. These include detailed revenue records from Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, dating from the 17th and 18th century. Further, the extensive records of the East India Company provide us with useful description. जो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल करवाए. ऑल दीज सोर्सेज रिकॉर्ड इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट. और ये रिकॉर्ड हमें उस टाइम पर जो किसान, जमींदार और राज्य के बीच में जो झगड़े होते थे उनको भी बताते हैं. इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इंसाइट इनटू पीजेंट्स perception of and their expectation of fairness from the state. Peasant and their land, किसान और उनकी जमीन. The term which Indo-Persian sources of the Mughal period most frequently
used to denote a peasant was रैयत। मेनली जो मुगल काल के दौरान जो किसान है उसको क्या कहा जाता था, रैयत और मुजरिया बता रखा है मैंने जून क्लास में आपको। इन एडिशन वी ऑल्सो इनकाउंटर द टर्म किसान और आसामी, कई जगह पर उसको किसान भी और आसामी भी कहा गया। सोर्सेज ऑफ द 17th सेंचुरी रेफर टू 2 kinds ऑफ पीजेंट, खुदकास्ट पाईकास्ट, यानी कि उस 16वीं और 17वीं सदी में हमें 2 प्रकार के किसान मिलते हैं, एक तो खुदकास्ट और एक पाईकास्ट। द फॉर्मर were residents of the village in which they had their land. The latter were non-resident cultivator who belonged to some other village। बताया था मैंने कि एक तो भाई खुद कास्ट जिनकी खुद की जमीन हो और जो अपनी जमीन पर ही खेती करते थे, दूसरे वो जिनका रेजिडेंस वहाँ नहीं होता था, वो खेती के लिए क्या थे दूसरे गांव पर डिपेंड करते थे। बट कल्टिवेटेड लैंड एल्सवेयर ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पीपल बिकेम pie caste either out of choice. For example, when term of revenue in a decent village were more favorable or out of compulsion. For example, forced by economic distress after a famine. Mainly जो उस टाइम पर जो किसान थे गांव में रहते और अपना उनका जो आर्थिक जो सिस्टम था वो इसके ऊपर ही टिका हुआ था। सेल्डम डिड द एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया पोसेस मोर देन ए पेयर ऑफ बलोक एंड 2 प्लो। जो मेनली जो किसान होते थे उनके पास में क्या होता, एक जोड़ी बैल होते और हल होता। मोस्ट पोसेस इवन लेस इन गुजरात पीजेंट possessing about 6 acre of land were considered to be affluent। मैक्सिमम क्या था कि अगर हम गुजरात की बात करें तो लगभग एक किसान के पास 6 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। इन बंगाल ऑन द अदर हैंड 5 एकड़ वाज अपर लिमिट, और बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन जो थी बस वो 5 एकड़ के आसपास थी। पीजेंट फार्म 10 एकड़ वुड मेक वन ए रिच आसामी। अगर किसी के पास 10 एकड़ जगह होती ना, उसको पैसे वाला अमीर आसामी, अमीर किसान है वो कहा जाता। कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। पीजेंट लैंड वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर। दिस 19th century description of peasant holding in Delhi Agra region would apply equally to the 7th century। मेनली 16वीं और 17वीं सदी के अंदर क्या था कि वहाँ पर दिल्ली आगरा वहाँ के क्षेत्र में इन सब चीज़ों को अप्लाई हो किया गया। द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स हु प्लो अप द फील्ड्स mark the limits of each field for identification and demarcation with border of raised earth, brick and bone, thorn, so that thousands of such field may be counted in a village। गांव के अंदर क्या थे, काफ़ी ज़्यादा खेत है, वो खेतों की संख्या वो होती थी। अब इसके बाद में बात आई इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी की, सिंचाई और तकनीक। The abundance of land available, labor and the mobility of peasants were 3 factors that accounted for the constant expansion of agriculture, since the primary purpose of agriculture is to feed people. Basic staples such as rice, wheat, millet were the most frequently cultivated crop। उस टाइम पर जो कृषि का जो उत्पादन होता था उसके अंदर मेनली जैसे कि चावल हो गए, गेहूँ हो गया और अनाज हो गए, बाजरा हो गया, ये बोए जाते थे। और लगभग विच एरिया रिसीव 14 और मोर ऑफ रेनफॉल ईयर वर जनरली राइस प्रोड्यूसिंग जोन।
जहाँ पर 40 से उससे ज़्यादा का रेनफॉल का सिस्टम होता है वहाँ उस एरिया में चावल की फसल भी पैदा की जाती है। फॉलो बाय व्हीट एंड मिलेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिसेंडिंग स्केल ऑफ परसिपिएशन। गेहूँ और जो बाजरा था मेनली वो ज़्यादा है, वो स्केल पे होता था। मॉनसून रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मेनली जो भारतीय कृषि है उसकी रीढ़ की हड्डी मॉनसून है वो मानी जाती थी। एज दे आर इवन टुडे बट दे वर क्रॉप विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन हैड टू बी डिवाइज फॉर दिस। मेनली इरिगेशन के लिए और भी आर्टिफिशियल सिस्टम है वो यूज किए जाते थे। इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसीव स्टेट सपोर्ट एज वेल फॉर। जो सिंचाई का जो प्रोजेक्ट होता था ना, वायु राज्य की तरफ से भी सपोर्ट है वो होती थी। फॉर एग्जांपल इन नॉर्दर्न इंडिया द स्टेट अंडरटुक डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल। नहर नाला यानी कि स्टेट की तरफ से और भी नई नहरें वगैरह है उनकी खुदाई है वो होती थी। एंड ऑल्सो रिपेयर ओल्ड जोन। और पुराने जोन थे उनको क्या किया जाता था, रिपेयर किया जाता। वन लाइक द शाह नहर इन पंजाब ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन। शाहजहाँ के टाइम पे जो शाह नहर है वो बनाई गई थी। दो एग्रीकल्चर वॉज लेबर इंटेंसिव, पीजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजी दैट ऑफन हार्न्स कैटल एनर्जी। मेनली इसके साथ में जो गांव के लोग थे वो पशु जो एनर्जी उसका भी यूज है वो करते थे। वन एग्जाम्पल वॉज द वुडन प्लो which was light and easily assembled with an iron tip or coulter. It therefore did not make deep furrow which preserve the moisture better during the intensely hot month. क्या होता था कि भाई खेत की जुताई कर दी बाद या फिर उसको ऊपर से कवर कर दे ताकि जो नमी है वो उसमें गर्मी के महीने में बनी रह जाए। A drill pull by a pair of giant oxen was used to plant seed, but broadcasting of seed was the most prevalent method. Hoeing and weeding were done simultaneously using a narrow iron blade with a small wooden handle. हल होता था, ऊपर लकड़ी के पकड़ने का हत्था होता था, नीचे उसके लोहे की एक टिप लगी रहती थी जिसको कुस बोलते हैं, और उससे क्या होता था, काम है वो किया जाता था। एन एबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज अराउंड टू मेजर सीजन साइकिल, खरीफ, ऑटोमन एंड द रबी स्प्रिंग। गर्मी और सर्दी की फसलें दो सीजन में बोई जाती। दिस वुड मीन दैट मोस्ट रीजन एक्सेप्ट दोज टेरेन दैट वर द मोस्ट एरिड और इनहॉस्पिटेबल प्रोड्यूस ए मिनिमम ऑफ 2 क्रॉप एज ईयर। दो फसलें साल में बोई जाती। वेयर सम वेयर रेनफॉल और इरिगेशन अज्यूर्ड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इवन गेव 3 क्रॉप्स। दिस इंश्योर्ड एन एनॉर्मस वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस वी आर टोल्ड इन द आइन दैट द मुगल प्रोविंसेस of Agra produced 39 variety of crops and Delhi produced 43 over 2 season. Bengal produced 50 variety of rice alone. इस तरह से इतने प्रकार की फसलें हैं वो अलग अलग होती थी। खासतौर से बंगाल में, अकेले बंगाल में 50 प्रकार के चावल है उनका उत्पादन होता था। However, the focus on the cultivation of basic staple did not mean that agriculture in medieval India was only for subsistence. We often come across the term जिनसे कामिल। उस समय हमारे उपमहाद्वीप के अंदर जो फसलें बोई जाती थी जिनसे कामिल यानी कि परफेक्ट क्रॉप जिसको बोलते थे इन अवर सोर्स। द मुगल स्टेट ऑल्सो इंक्रेज पीजेंट टू कल्टिवेट सच क्रॉप एज दे ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू। यानी कि ये वो फसल थी जिनसे कामिल जो उसके ऊपर
सबसे ज़्यादा टैक्स वो लिया जाता था। कॉटन वॉज ग्रोन ओवर ए ग्रेट स्वेथ ऑफ टेरिटोरी spread over central India and the Deccan Plateau, whereas Bengal was famous for its sugar. बंगाल जो है वो मेनली चीनी के लिए मशहूर था, शुगर कैन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। Such cash crop would also include various sort of oil seed, for example mustard, सरसों का उत्पादन होता जो तेल वगैरह के काम में आती थी, and lentils. This show how subsistence and commercial production were closely intertwined in an average peasant holding. During the 17th century, several new crops from different parts of the world reached the Indian subcontinent. For example, maize, जैसे मक्का, for example, was introduced into India via Africa and Spain, and by the 17th century, it was being listed as one of the major crop of Western India. मक्का है वो भारत में कहाँ से भाई, अफ्रीका और स्पेन से होती हुई आई और इंडिया की मेन क्रॉप में काउंट, पश्चिम भारत के मेन फसल में काउंट हो गई। वेजिटेबल लाइक टोमेटो, पोटैटो एंड चिली वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। अभी क्वेश्चन मैंने जून क्लास में बता दिया था भाई, नए संसार से या बाहर की दुनिया से कौन कौन सी फसलें वो आई थी, कौन कौन से फ्रूट या वेज आए थे, तो टोमेटो, पोटैटो, चिल्ली, ये सब चीज़ें बाहर से आई थी। एज वर फ्रूट लाइक द पाइनएप्पल एंड द पपाया, जो अपना अनानास है और पपीता है, ये भी बाहर से आए हुए ही फ्रूट है, वो काउंट होते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप इसको अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।